हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। और इस वीडियो में हम लोग फॉरेक्स और बीओपी के एमसीक्यूज को कवर करेंगे बेटा। एग्रीगेट डिमांड के ऑलरेडी मैं एमसीक्यूज डाल चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप देखो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और अपनी तैयारी को, है ना, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कहाँ कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटा, टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। 5 तारीख को शाम को 5 बजे मैं आपका मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का 80 मार्क्स का आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स cheaper the effect on national income is likely to be। बेटा देखो, मान लो कि $1 पहले 70 रुपीज का था। ठीक है, मान लो कि ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, ये डॉलर नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो पहले ये प्रोडक्ट कितने का था, 70 रुपीज का था। अब क्या हो गया है, फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो डॉलर है, ये प्रोडक्ट मान लिया, अब ये क्या हो गया है, चीपर हो गया, सस्ता हो गया। तो सस्ता हो जाएगा, इसका मतलब 70 से इसका रेट क्या हो जाएगा, 60 रुपीज हो जाएगा। और जब ये $1 70 से 60 हो गया तो इंडियन करेंसी क्या हुई, एप्रिशिएट हुई। और जब इंडियन करेंसी एप्रिशिएट होगी तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम विल लाइकली टू फॉल। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा इन सारे स्टेटमेंट में से, है ना, ये फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में से, ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो ये होता है कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डिटरमाइनिंग फोर्सेस क्या होते हैं, मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होता है रेट, बट ठीक है, बट मैनेज कौन करता है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रल बैंक होता है या गवर्नमेंट होता है, तो सेंट्रल बैंक मैनेज करता है और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मॉडरेट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, identify the correct reasons that may affect the demand for foreign exchange in an economy। हमें ये बताना है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को इनमें से कौन कौन अफेक्ट करेगा। तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, सबसे पहला है इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स। बिल्कुल ये डिमांड को अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें फॉरेन के प्रोडक्ट मंगवाने हैं, खरीदने हैं, तो उनकी करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, और उनकी करेंसी में पेमेंट करेंगे मतलब उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स तो करेगा, एक्सपोर्ट्स नहीं करेगा बेटा। रिमिटेंसेस बाय रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड, ये भी नहीं करेगा। परचेज ऑफ एसेट अब्रॉड, हमने अगर कहीं बाहर जाके कुछ खरीदा, ठीक है, तो उनकी करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड में कोई भी चेंज आएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ठीक है बेटा, ये 20 एमसीक्यू में से आपके कितने सही हुए ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखता हूं मैं किसके 20 में से 30 सही होते हैं। ठीक है, चलो, एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव्स रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ अकाउंट, है ना। कौन सी साइड और कौन से अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। एक इंडियन रियल एस्टेट कंपनी को रेंट मिला, तो बेटा रेंट मिला तो कोई भी ट्रांजेक्शन, जब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन पे कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी इफेक्ट नहीं आता है एक देश की, तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, करंट में रिकॉर्ड होगा। और
पैसा आया है, पैसा आया तो क्रेडिट, पैसा गया तो डेबिट। बेटा ये बात ध्यान रखना, ये कंट्री में पैसा आया, कम, सी से कम, सी से क्रेडिट। अगर पैसा आएगा तो क्रेडिट, पैसा जाएगा तो डेबिट। सी से कम, सी से क्रेडिट, तो पैसा आया तो क्रेडिट, तो क्रेडिट एंड करंट इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो। As per the RBI press report dated net FPI foreign portfolio investment recorded an outflow of billion mainly from the equity market. The above transaction will be recorded in the dash account, है ना, डैश एंड डैश मतलब क्रेडिट, डेबिट और कैपिटल करंट में आपको बताना है कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा। बेटा नेट एफपीआई, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आउटफ्लो हुआ है, हमारे देश से पैसा बाहर गया है। तो अभी मैंने बताया कि देश में पैसा आया, कम तो क्रेडिट, गया तो डेबिट, तो सबसे पहले क्या, डेबिट, तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट चला गया तो एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन पे इफेक्ट आया, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी चेंज आएगा तो वो कौन से ट्रांजेक्शन होगा, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल एंड डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट। एक्विजिशन ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी बाय अ फॉरेन कंपनी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। बेटा एक फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो अगर फॉरेन कंपनी ने, है ना, मान लो कि टाटा कंपनी को खरीदा, तो टाटा कंपनी को खरीदेगी तो वो पैसा देगी, तो पैसा देगी तो हमारे देश में पैसा आएगा, तो आएगा तो क्रेडिट साइड, तो असर्शन ट्रू है। रीजन क्या बोल रहा है, इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नहीं बेटा आउटफ्लो नहीं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज false. Option C will be the correct answer. Statement 1. Foreign exchange market contains an upward sloping demand curve and downward sloping supply curve. बेटा फॉरेन जो कर्व बनता है, आप 11th क्लास से सॉरी 11th क्लास से माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते आ रहे हो कि डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा और सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, द इंटरसेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड कर्व डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Statement 1. The rise in the price of foreign exchange will decrease the rupee cost of foreign goods. बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। The rise in the price of foreign exchange, ठीक है, जैसे $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज था, अब क्या हो गया, हमारे मतलब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ गया, तो $1 कितना हो जाएगा, 80 रुपीज का हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन इसको क्या मान लो, प्रोडक्ट मान लो। जब प्रोडक्ट मान लोगे और इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है, तो ये क्या कह रहा है, विल डिक्रीज द रूपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। नहीं बेटा, रूपी कॉस्ट तो बढ़ गया, कम थोड़ा ना हुआ। 70 था, अब क्या हुआ, 80 हो गया, तो हमारे लिए उसकी कॉस्ट बढ़ गई, कम नहीं हुई। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ड्यू टू राइज इन एक्सचेंज रेट इंपोर्ट्स विल राइज। एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से, है ना, इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगे। नहीं बेटा, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, इंपोर्ट्स तो और ज़्यादा हमारे लिए कॉस्टलियर हो गए और ज़्यादा महंगे हो गए प्रोडक्ट, तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट इट मे लीड टू। ठीक है, अगर क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम हो जाएंगे, क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम होने का मतलब है, इंडिया क्या है, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर जो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं उसके प्राइस हो जाएंगे कम, अगर कम हो जाएंगे तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है,
ट्रेड डेफिसिट वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। करेंसी एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। करेंसी एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। अगेन $1 अगर 70 का है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस, मतलब $1 कितने का हो गया, 60 रुपीज का हो गया। तो ये क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ है, तो वो भी यही कह रहा है, तो करेंसी एप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक और बार पढ़ता हूँ। करेंसी एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। बिल्कुल सही बात है बेटा, स्टेटमेंट 1 है ट्रू। सेकंड, इन केस ऑफ एप्रिसिएशन द फॉरेन करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल। नहीं बेटा, मोर वैल्यूएबल नहीं, लेस वैल्यूएबल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट। Portfolio investment is the acquisition of an asset that does not give the purchaser control over the asset। बेटा ये बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, दो तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेटा एक चीज ध्यान से समझना है ना, मान लो कि सॉरी, एक कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, एक कंपनी ने, बाहर की कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया और एक कंपनी को खरीद लिया, तो कंपनी को एक्वायर कर लिया। एक्वायर कर लिया इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो कंपनी किसकी हो गई, फॉरेनर की हो गई। तो अब वो सारी चीजें, सारा कंट्रोल किसके हाथ में चला जाएगा, उस फॉरेनर के हाथ में चला जाएगा। तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट जिसमें कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट कंट्रोल प्रोवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FPI क्या होता है कि मान लो कि एक फॉरेन कंपनी ने इंडिया में आके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब शेयर मार्केट में उसने कोई कंपनी, इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया बेटा कि उसके कंट्रोल उसका हाथ से चला गया, है ना। ऐसा थोड़ा ना होगा कि इंडियन कंपनी उससे पूछ के अपने डिसीजन लेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो शेयर होल्डर है, उसमें उसका ज्यादा कुछ सही नहीं रहेगा कि उससे पूछ के डिसीजन लिए जाए। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता है, कोई कंट्रोल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट दैट डज नॉट गिव द परचेजर कंट्रोल ओवर द एसेट। बिल्कुल सही बात है बेटा, मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। परचेज ऑफ एन एसेट इन अनदर कंट्री अपीयर्स एज नेगेटिव आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट फॉर द परचेजिंग कंट्री। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर एसेट की बात हो रही है तो कैपिटल अकाउंट तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है नेगेटिव साइड, अब हमने एसेट परचेज किया है दूसरी कंट्री में, ठीक है, तो हमारे यहां से पैसा जाएगा, हमारे यहां से पैसे का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो हुआ मतलब नेगेटिव साइड, और नेगेटिव साइड किसमें, कैपिटल अकाउंट में। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्रेडिट साइड ऑफ BOP शोज यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट साइड ऑफ BOP नहीं बेटा, क्रेडिट साइड ऑफ BOP यूजेस थोड़ी ना बताता है, डेबिट साइड बताता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डेबिट साइड ऑफ BOP शोज सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा इसने रिवर्स लिख दिया है, जो क्रेडिट साइड है वो सोर्सेज बताता है, ठीक है, और डेबिट साइड क्या बताता है, यूजेस बताता है। डेबिट साइड का मतलब हम कहां कहां पे अपना फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, और क्रेडिट साइड मतलब हमारे यहां से, हमारे पास कहां कहां से पैसा आ रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट।
ये बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, है ना, तो ध्यान से समझना। बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए नेशन एग्जिबिट्स अ डेफिसिट ऑफ 50,000 करोड़। बैलेंस ऑफ ट्रेड में BOT में क्या है, डेफिसिट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। हमें लॉस हो रहा है, मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे होंगे और एक्सपोर्ट कम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ सरप्लस होता तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट है, कितना है, 50,000 करोड़ है, ठीक है। अब इंपोर्ट क्या बोल रहा है, इंपोर्ट आर 5 टाइम्स द एक्सपोर्ट, तो 5x ले लेते हैं, एक्सपोर्ट ले लिया x, तो उसका 5 टाइम्स इंपोर्ट क्या हो गया, 5x, तो 50,000 इज इक्वल्स टू 4x और 50,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू x, ये आ जाएगा 12,500। हाँ, 12,500 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ही पूछा है ना, हाँ बेटा ये भी देख लेना है ना, द एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स, एक्सपोर्ट्स x से 12,500। चलो नेक्स्ट। A positive balance in the capital account of the balance of payment of country indicates that, अगर एक कंट्री के कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब सरप्लस में है, तो वो इनमें से क्या चीजें बता रहा है। ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है, कैपिटल अकाउंट का कोई कनेक्शन नहीं है, करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग नहीं बता सकते बेटा, इट इज एक्सपीरियंस्ड बजट सरप्लस, बजट सरप्लस की बात नहीं होगी, फॉरेन ट्रांजेक्शंस की बात हो रही है। The country is receiving more foreign investment than it is making abroad, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और हम लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो सरप्लस में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनी टू स्टार्ट इट्स सब्सिडियरी कंपनी इन इंडिया। मैंने क्या बताया बेटा, FPI वो इन्वेस्टमेंट जो एक कंपनी, एक फॉरेनर को कोई भी कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करेगा इंडियन कंपनी पे, लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है कि स्टार्ट इट्स सब्सिडियरी कंपनी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी टू एक्वायर सम कंपनी इन इंडिया, अगर वो एक्वायर कर लेगा मतलब कंट्रोल उसके हाथ में चला गया, ये भी क्या हो जाएगा, FDI हो जाएगा, ये भी FDI और ये भी FDI। थर्ड, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें और फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग शेयर्स इन इंडियन मोमेंट्स, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और फोर्थ है फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग गुड्स, बेटा ये तो कोई सेंस ही नहीं है इस स्टेटमेंट का, तो ऑप्शन 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ऐसा है जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है CBSE, ठीक है, तो बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है। चलो, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक कंट्री विल। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या बोल रहा है, इसको पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, है ना, कॉमा जहां लगा है उससे पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब क्या हुआ है, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, तो फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई मतलब इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। मतलब पहले $1 70 रुपीज का था, तो अब इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो गई है, तो कितने की हो जाएगी, 60 रुपीज की हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक कंट्री विल, तो इंडिया में सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। बेटा देखो, सबको पता है कि रेट कम है, अगर रेट कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाता है, तो इस केस में क्या हुआ है, रेट कम हुआ है, तो रेट कम तो सप्लाई कम, सप्लाई विल लाइकली टू फॉल, ठीक है। नेक्स्ट, two friends Meera and Sindhu were discussing the exchange rate system. Under this system the exchange rate are determined by the market forces of demand and supply, ठीक है भाई। However deliberate efforts are made by the competent authority
टू कीप द एक्सचेंज रेट विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? वन साइडेड ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर और जिसमें नो क्लेम ऑफ रीपेमेंट, नो क्लेम ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे कि ये कौन सा यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में। यूनिलैटरल ट्रांसफर है, सॉरी, फंड ट्रांसफर्ड इंटरनेशनली एज लोन्स, लोन्स की बात है, रीपेमेंट होगा तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ट्रेड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट्स मेड बाय वन पार्टी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न इन द फ्यूचर, बेटा ये आंसर सही हो जाएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट की बात है तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। इनमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई का सोर्स नहीं है इंडिया के लिए? बेटा एक्सपोर्ट से तो सोर्स होगा, ठीक है। रेमिटेंसेस बाय इंडियन वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड, इससे भी होगा। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इससे नहीं होगा, ये डिमांड के लिए, ये डिमांड बढ़ाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द, तो ये भी सप्लाई बढ़ाएगा, तो हमसे नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट में अफेक्ट द डिमांड फॉर, सॉरी, दैट में अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बेटा ये क्वेश्चन तो करवा दिया, शायद मुझसे गलती से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ बेटा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो आने वाली हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।